नमस्कार मित्रों, मैं मनीष एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने सब्जेक्ट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जिसका सब्जेक्ट कोड है AKTU के सिलेबस के अनुसार KMB 301। और हम उसका पहला लेक्चर पहले ही डिस्कस कर चुके हैं यूनिट 1 का, और हम सेकेंड लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे नेचर एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो बिना देरी के आइए शुरू करते हैं। तो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो इसमें हम पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे, SM इज़ बोथ आर्ट एंड साइंस। तो ये SM मीन्स स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आर्ट एंड साइंस कैसे है? बिकॉज आर्ट में क्या होता है, कुछ सर्टेन चेंजेस हम परिस्थिति के अनुसार कर सकते हैं। तो जी हाँ, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में भी सर्टेन कंडीशंस में कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। और ये साइंस भी है क्योंकि इसमें एक सर्टेन पैटर्न फॉलो होता है, एक सिस्टम फॉलो होता है, एक सर्टेन प्रोसेस होता है, उसके थ्रू ही हम सारे डिसीजंस लेते हैं। तो इसलिए इसमें दोनों के ही नेचर इन्वॉल्व्ड हैं, इसलिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है। सेकेंड पॉइंट में क्या है? इट इज़ फॉर्मुलेटिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवेल्युएटिंग क्रॉस फंक्शनल डिसीजंस दैट फैसिलिटेट एन ऑर्गेनाइजेशन टू अकम्प्लिश इट्स ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें सारे काम होते हैं, हम अपने जो क्रॉस फंक्शनल डिसीजंस हैं उनको फॉर्मुलेट भी करते हैं, फिर उनको इम्प्लीमेंट भी करते हैं, और फाइनली उनको इवेल्युएट करते हैं, ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को क्या है, अकम्प्लिश कर सकें, अचीव कर सकें, अटेन कर सकें। तो ये क्रॉस फंक्शनल डिसीजंस क्या होते हैं? तो एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी की रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है जो कि जानकारी देती है कि मार्केट में अगले साल या अगले सीज़न में ये डिमांड होने वाली है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसी हिसाब से प्रोडक्शन करेगा। इसे कहते हैं क्रॉस फंक्शनल डिसीजंस। मतलब कि एक डिपार्टमेंट अलग से अपने बिहाफ पे इंडिविजुअली डिसीजन नहीं ले रहा है, बल्कि वो दूसरे के से इंफॉर्मेशन लेके अपने डिसीजंस बदल रहा है, या उनके अनुसार उसके डेटा या उसकी इन्फॉर्मेशन अलग डिपार्टमेंट से जो इन्फॉर्मेशन मिली है, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, उसके बिहाफ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना प्रोडक्शन डिसाइड करता है। इस प्रकार के डिसीजंस को क्या कहेंगे? क्रॉस फंक्शनल डिसीजंस। जब एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स या एक से ज़्यादा फंक्शनल एरियाज़ को हम आपस में इंफॉर्मेशन यूज़ करके डिसीजंस लेते हैं, तो ऐसे डिसीजंस कहलाते हैं क्रॉस फंक्शनल डिसीजंस। तो ये क्योंकि स्ट्रैटेजी बनानी है, क्योंकि रणनीति बनानी है, तो हमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का, सभी डिपार्टमेंट से जो भी रिलेटिव इन्फॉर्मेशन है, अगर इम्पोर्टेंस है उस इन्फॉर्मेशन का हमारे डिसीजन मेकिंग में, तो डेफिनेटली हम उस तरह के डिसीजंस को इन्वॉल्व करेंगे। तो यही इसमें होता है, क्रॉस फंक्शनल डिसीजंस इसमें लिए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जिसमें है द नेचर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज डिसिमिलर फ्रॉम अदर फेसेट्स ऑफ मैनेजमेंट एज इट डिमांड्स अवेयरनेस टू द बिग पिक्चर एंड अ रैशनल असेसमेंट ऑफ द फ्यूचर ऑप्शंस। तो अब अगर हम इसमें देख सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट थोड़ा सा मैनेजमेंट के जो अदर फेसेट्स हैं, अदर एस्पेक्ट्स हैं, अलग पहलू हैं, उनसे थोड़ा सा अलग है, इसका नेचर डिसिमिलर है। क्यों है? क्योंकि ये जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन की बिग पिक्चर का, ठीक है, ये डिमांड करता है अवेयरनेस टू द बिग पिक्चर। जो कि आपका बिजनेस है ना, उसकी बिग पिक्चर, बड़े दायरे पे आपकी सोच यहाँ पे क्या होनी चाहिए? बहुत बड़ी होनी चाहिए। आप सिर्फ छोटे स्तर पे ही सोच के अपना काम नहीं चला सकते। इसमें आपको अपनी सोच का दायरा बढ़ाना होगा, आपको बड़े एस्पेक्ट्स को देखना होगा, सिर्फ इंटरनली ही नहीं बल्कि एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी आपको इन्वॉल्व करना होगा। जो जो फैक्टर्स आपके डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, वो सारे फैक्टर्स को आपको कवर करना होगा। इसलिए थोड़ा सा इसका मैनेजमेंट के अदर फैसेट्स से, जो अदर एस्पेक्ट्स हैं, जो अदर पहलू हैं, उनसे थोड़ा सा इसका नेचर डिफरेंट है। और एक रैशनल असेसमेंट ऑफ द फ्यूचर ऑप्शंस, जो आपके फ्यूचर में ऑप्शंस होने वाले हैं, जो आप बिजनेस फ्यूचर में बढ़ाने वाले हैं या जो चेंजेस करने वाले हैं, उसका आपके पास एक लॉजिकल असेसमेंट होना चाहिए, एक आकलन ऐसा होना चाहिए, एक ऐसा मूल्यांकन आपके पास होना चाहिए जो लॉजिकल हो। ठीक है, अपना दिमाग इस्तेमाल करके, अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो डेटा है, जो रिसर्च का डेटा है, उसको इस्तेमाल करके आप क्या करेंगे? अपने डिसीजंस एक लॉजिकल असेसमेंट और एक रैशनल असेसमेंट तैयार करेंगे, जिसके बिहाफ पे आप निर्णय लेंगे, डिसीजंस लेंगे। ठीक है, तो आपका सोच का दायरा यहाँ पे क्या होना चाहिए? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में बड़ा होना चाहिए। सिर्फ इंटरनल से काम नहीं चलेगा, आपको एक्सटर्नल अपने कॉम्पिटिटर्स को भी देखना पड़ेगा, अपने पॉलिटिकल चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी, इन्वायरमेंटल भी देखनी पड़ेगी,
इकोनॉमिकल भी देखनी पड़ेंगी, जो पेस्टल आपने एनालिसिस पढ़ी होगी वो सारा आपको देखना पड़ेगा, प्लस इंटरनल जो भी आपका टेक्नोलॉजी में आप कैसे हो, आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, अपनी वीकनेसेस क्या हैं, वो सारा कुछ ध्यान में रखते हुए आपको बड़े लेवल पे इसको ध्यान में रखना है। तब आपकी जाके क्या है, कंपटीशन को बीट कर पाएंगे, अपनी स्ट्रेटजी ऐसी बना पाएंगे जिससे आप कंपटीशन को विन कर जाएंगे। तो ये है आपका स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का एक नेचर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस पॉइंट की, इट प्रोवाइड्स क्लियर विजन। भाई जब आपका सब कुछ रैशनल आप देख रहे हो, सब कुछ लॉजिकली चेक कर रहे हो, सारा डेटा बेस्ड आप चेक कर रहे हो, बहुत सारे टूल्स एंड मेथड्स लगा रहे हो, तो आपको आपका विजन जो है क्लियर कट दिखाई देगा। आपको जो धुंधलापन है ना, आपको कहाँ पहुँचना है ये क्लियर कट, आप कहाँ हो और कहाँ आपको पहुँचना है एकदम क्लियर कट दिखाई देगा, क्योंकि आपने सारा असेसमेंट बहुत ही लॉजिकली, रेशनली और फैक्ट बेस्ड किया है। इसलिए आपका जो विज़न क्या हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा कि हमें यहाँ है आज और हमें यहाँ पहुँचना है। तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या आपको अरेंजमेंट्स करने हैं, और क्या इम्प्लीमेंटेशन में क्या कमी आ रही हैं, एवेल्यूएशन में जो आपने एवेल्यूएट किया है उसमें क्या है कमियाँ हैं, उनको जो भी कमी आ रही है उनको आप कंट्रोल करने में, कंट्रोल वाले प्रोसेस में स्टेप में कवर करेंगे। तो ठीक है, तो ये पूरा स्टेप बाई स्टेप आपका चीज़ें क्लियर रहती हैं, इसलिए आपका विजन क्या होता है, बिल्कुल क्लियर होता है। और सिर्फ आपको ही नहीं, मतलब कि विद इन कंपनी नहीं, बल्कि जो आपके एम्प्लॉयज़ भी होते हैं ना, उनके भी जो पर्सनल इंडिविजुअल गोल्स होते हैं वो भी इसी हिसाब से सेट किए जाते हैं, ताकि आपका विजन अचीव हो सके, आपका जो अल्टीमेट गोल है ऑर्गेनाइजेशन का वो भी अचीव किया जा सके। तो ये क्या है, जब आप स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट पढ़ते हैं या स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी कंपनी का विजन मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन का, कॉरपोरेशन का विजन होता है वो एकदम क्लियर कट होता है। इसीलिए इसके थ्रू आपको क्लियर विजन प्रोवाइड होता है। अब बात करते हैं, इट इज़ अ मेथड फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड अ स्ट्रक्चर फॉर गवर्नेंस एट द डिफरेंट लेवल्स। तो भाई ये एक अकाउंटेबिलिटी का क्या है, एक मेथड है, मतलब इसमें क्लियर कट इन्फॉर्मेशन, मतलब जो भी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्लियर कट डिफाइंड होती है, कि अगर जिस व्यक्ति को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट के जिस भी लेवल पर, ठीक है, गवर्नेंस की बात कर रहे हैं डिफरेंट लेवल्स, मतलब टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल में जिस भी व्यक्ति को या जिस भी स्टाफ को जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो क्लियरली असाइंड है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है गवर्नेंस का, आप उससे भटक नहीं सकते हैं। आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जो अथॉरिटी दी गई है वो आपको निभानी है, और उसकी ही आपको जिम्मेदारी है, अकाउंटेबिलिटी है, तो उसी के लिए आप जिम्मेदार होंगे, बाकी चीज़ों के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इससे क्या होगा कि जो भी अगर शॉर्ट कमिंग्स आती हैं, जो भी आपकी कमियां आती हैं, उसको हम क्या करेंगे, रेक्टिफाई कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो ये थे इस स्लाइड के पॉइंट्स। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का। तो क्या इंपॉर्टेंस है देख लेते हैं वन बाय वन। तो पहला है टू शेप द फ्यूचर ऑफ बिजनेस। भाई इसमें हम क्या करते हैं, कोशिश एक ऐसा स्ट्रेटजिक इंटेंट बनाते हैं, विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, प्लान्स, हम इस तरह से बनाते हैं स्ट्रेटजिक इंटेंट अपना, कि हम अपनी बिजनेस का फ्यूचर शेप करना चाहते हैं। फ्यूचर में हमारा बिजनेस कैसा होगा, हम क्या क्या बिजनेस कर रहे होंगे, हम कौन कौन से प्रोडक्ट्स में या सर्विसेज में डील कर रहे होंगे, कहाँ तक हमारा विस्तार होगा, मतलब कहाँ तक हम एक्सपांशन करेंगे, किस जियोग्राफिकल एरिया तक, कौन कौन सी प्रोडक्ट लाइन्स ऐड करेंगे, कौन कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे, ये सारा कुछ काम है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का। जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में ही बताया था कि स्ट्रेटजी क्या है, एक लॉन्ग टर्म प्लान है या एक मास्टर प्लान है। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म प्लान है, इसलिए हम फ्यूचर की बात करते हैं स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में, कि हमारा बिजनेस फ्यूचर में कैसा होने वाला है, किस तरह का होगा, कैसा दिखेगा बिजनेस, और कितने हमारे क्या प्लान्स हैं। तो वो स्ट्रेटजी हम आज डिसाइड करते हैं, और बहुत लॉन्ग टर्म के लिए। तो जैसे कि आपका विजन हो गया, वो हमें क्लियर होता है कि हमें यहाँ पहुँचना है, मिशन हो गया कि हमें यही अचीव करना है। ठीक है, क्यों हमारी कंपनी एग्जिस्ट करती है, मिशन हो गया। ठीक है, कहाँ है और कहाँ पहुँचना चाहते हैं, ये हमारा विजन हो गया। ठीक है, इसी के हिसाब से विजन और मिशन के हिसाब से हम गोल्स बनाते हैं, उसके हिसाब से हम छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, और जो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम छोटे छोटे प्लान्स बनाते हैं। तो ये है आपका, हम इसमें फ्यूचर को शेप करने की, फ्यूचर को अपने आकार देने की बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट है इफेक्टिव स्ट्रेटजिक आइडिया। हम इसमें नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ के, हम नए स्ट्रेटजिक आइडियाज़ की बात करते हैं, और ऐसे आइडियाज़, स्ट्रेटजिक का मतलब सिर्फ
इनोवेटिव आइडियाज़ पर ही नहीं बल्कि ऐसे आइडियाज़ होने चाहिए जो कंपटीशन को भी विन करा सके, हमें कॉम्पिटिटर्स में भी ऊपर रख सकें, हम लीडर बने और बाकी लोग हमारे कॉम्पिटिटर्स फॉलोअर बने, ठीक है, या हम सबसे ज़्यादा कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ, ये हमारा उद्देश्य रहता है। हम मार्केट में सर्वाइव अच्छे से कर पाएँ, हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज को सबसे ज़्यादा बेच पाएँ, हमारे ब्रांड की गुडविल सबसे ज़्यादा हो। तो ये सब चीज़ें स्ट्रेटेजिक आइडिया में आती हैं, ठीक है। सिर्फ लॉन्ग टर्म प्लान ही नहीं है बल्कि हम कैसे मार्केट को ग्रैस्प करें, कैसे मार्केट को कवर करें, कैसे मार्केट में पेनिट्रेशन करें, कैसे मार्केट में स्कीमिंग करें, ये सारा कुछ आपका इफ़ेक्टिव स्ट्रेटेजिक आइडिया तभी आएगा जब आप पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था छोटा सा कि इन्वायरमेंटल स्कैनिंग पहले होगी, उसके बाद में स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन होगा, फिर इम्प्लीमेंटेशन होगा, फिर इवेल्यूशन होगा और फिर कंट्रोल होगा। तो ये प्रोसेस पूरा फॉलो करेंगे तब आपका इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक आइडिया बनेगा। वन बाय वन बाद में डिस्कशन करेंगे, फर्दर लेक्चर्स में ये सारी इन्फॉर्मेशन आएंगी, इस आपके सिलेबस में भी है। फिर मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयर आर इनोवेटिव एंड क्रिएटिव। तो जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में जो भी आपके मैनेजर्स होंगे, जो भी आपके एम्प्लॉयर मतलब मालिक होंगे, जो भी ये लोग कैसे होंगे, इनोवेटिव होंगे और क्रिएटिव होंगे। तो अगर आपके पास कोई पुरानी चीज़ है तो उसमें भी कुछ सर्टेन मॉडिफिकेशंस हमेशा होते रहेंगे ताकि आप मार्केट में कंपटीशन और मार्केट में सर्वाइव करते रहें और कंपटीशन को विन करते रहें। तो हमेशा आप इनोवेटिव कुछ ना कुछ नया करने का सोचते रहेंगे, अगर कुछ पुराना ही भी है तो उसमें भी कुछ नया नया फीचर्स ऐड करने का सोचते रहेंगे और नए क्रिएशंस को भी बढ़ावा देंगे। क्योंकि आपको अगर लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करना है तो आपको कहीं ना कहीं क्रिएटिव होना पड़ेगा, आपको नई नई चीज़ें लानी पड़ेंगी, तभी आप मार्केट में लीडरशिप गेन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ कैसे होते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की फील्ड में, इनोवेटिव होते हैं और क्रिएटिव होते हैं। यहाँ पे बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की, तो डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। तो डिसेंट्रलाइज का मतलब यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट नहीं है, टॉप लेवल मैनेजमेंट ही सारे डिसीजंस नहीं लेगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट्स को भी अपने लेवल पे डिसीजन मेकिंग का पावर दिया जाता है। तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट है, या एक ही व्यक्ति को सारा पावर नहीं है, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग की पावर्स डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, मतलब कि जिस लेवल का डिसीजन है उस लेवल पे वो लिया जा सकता है। तो डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट है यहाँ पर, ठीक है। तभी आप नए नए आइडियाज़ को इनोवेट कर सकते हो। अगर सिर्फ एक ही आदमी सारे डिसीजंस लेगा तो वो कितना इनोवेटिव सोच सकता है, कितने फैसेट्स, कितने एस्पेक्ट्स को वो कवर कर पाएगा। बट अगर बहुत सारे लोग डिसीजन लेंगे और अपने लेवल पे लेंगे तो वो और अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे, क्योंकि उनको उस फील्ड, उस पर्टिकुलर ग्राउंड लेवल की उनके पास इंफॉर्मेशन होगी और उसके बिहाफ पे वो डिसीजंस लेंगे। इसलिए डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट में इनोवेशन को और क्रिएशन को बढ़ावा मिलता है, इसलिए यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट होता है। अब बात करते हैं, इट हेल्प्स टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। ऑब्वियस सी बात है, जब स्ट्रेटेजिक एक प्रॉपर प्लान के साथ होंगे, सारा आपके पास रिसर्च डेटा होगा, सारे आप टूल्स एंड टेक्निक से इस्तेमाल करेंगे, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाएंगे, पूरी प्लानिंग के साथ उतरेंगे, तो आपका क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके जो रिसोर्सेज हैं वो बर्बाद नहीं होंगे, ठीक है। ज़्यादातर पहली बार में ही अच्छा आउटकम आपको मिलेगा, क्योंकि आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ, आपने प्लानिंग में और रिसर्च में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया होता है, अपना टाइम एफर्ट और मनी को, इस कंपनी के टाइम एफर्ट और मनी को बहुत सारा आपने टाइम दिया होता है। तो इसलिए क्या होगा, ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम में ही हो सकता है आपको चीज़ें सर्टेन सही डायरेक्शन में मिले और आपका आउटपुट आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मिलने लगे, आपकी प्रोडक्टिविटी तो डेफिनेटली बढ़ने वाली है। तो ये फील्ड है आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। अब सेकेंड लास्ट पॉइंट है, टू मेक डिसिप्लिन। ऑब्वियस सी बात है, जब आपका स्ट्रेटेजिक इंटेंट मीन्स विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स और प्लान बिल्कुल क्लियर होंगे, सबको डिफाइंड होंगे, इंडिविजुअल गोल्स भी क्लियर होंगे, तो हर व्यक्ति को सर्टेन रूल्स को फॉलो करना है, उसकी सर्टेन अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटी है, उसके कारण वो एकदम प्रॉपर डिसिप्लिन में रहेगा, क्योंकि अगर कुछ वो गलती करता है तो उसके लिए अकाउंटेबल भी वो स्वयं ही है। इसीलिए यहाँ पे प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो होता है और सारे लोग मिल के कंपनी का जो ओवरऑल एम है उसको अचीव करने की ओर काम करते हैं, इसीलिए यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत तगड़ा होता है। मीन्स डिसिप्लिन का मतलब एक प्रॉपर पैटर्न में काम होता है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में काम होता है, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट है, टू मेक कंट्रोल। ऑब्वियस सी बात है, जब आप प्रॉपर पैटर्न में काम करोगे, हर चीज़ डिफाइंड होगी कि आपको इतना काम करना है, आपकी ये अकाउंटेबिलिटी है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप प्रॉपर कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे पता नहीं था, या उसका दोष है, एक दूसरे पे अपना शिफ्ट नहीं कर सकते अपनी अकाउंटेबिलिटी,
हर व्यक्ति अपने लिए अकाउंटेबल है और हर किसी के गोल फिक्स्ड हैं कि आपको ये करना है, इसलिए यहाँ पर कंट्रोल करना आसान हो जाता है। और जो भी आपका शॉर्ट कमिंग्स हैं, जहाँ भी आप भटक रहे हो अपने प्लान से या पाथ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, उसको तुरंत कंट्रोल करने का प्रोसेस होता है और बैक में जाके फिर उसको देखा जाता है कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है, वहाँ से फिर से ठीक करके फिर से उसको एवेल्यूएशन के बाद कंट्रोल करते हैं। तो ये था आपका इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो ये वीडियो यहीं तक था और आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को शेयर भी करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।